नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं जगदीप धनखड़, जो भारत के अभी उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा में सभापति भी है। और आपको पता होगा, मुंबई में ICAR के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद में उनका जो स्पीच है, तो वो चाहे हम गोदी मीडिया की बात करें या दलाल मीडिया की, दोनों ही मीडिया के लोगों को लगा कि ये जो है वो सीधे तौर से अंगुली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैंने उस वीडियो में बात भी की थी और आप उस पर वापस जाइए। मैंने उसमें यह बात की थी कि ये जो है वो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और इसमें विपक्ष और किसान आंदोलन के जो आंदोलनजीवी है वो दोनों ट्रैप में फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं, आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैंने जो बातें बताई थी उसका आधार क्या था। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने जो इशारा किया कृषि मंत्री को लेके और जिस तरीके से उनका जो है वो गुस्से वाला रूप देखा गया, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो इशारा जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर ही था, लेकिन वो वास्तविकता जो थी वो इसकी ये थी नहीं। हालांकि मुझे भी उस वीडियो पे जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, कुछ लोगों के कमेंट्स आप देखोगे तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा और क्यों किया गया उसकी भी जो है वो वजह आती है। लेकिन इसमें आपने देखा ऐसे पत्रकार लॉबी भी है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो भी इस ट्रैप में फंस गए थे और उन्होंने सीधे तौर से जो है जगदीप धनखड़ की तुलना कर दी सत्यपाल मलिक से। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जगदीप धनखड़ के जो दामाद थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इसको लेकर जो है वो लोगों ने जगदीप धनखड़ के ऊपर अंगुली उठाना शुरू कर दिया। तो बातें वही थी, लेकिन कल जिस तरीके से संसद में शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो टिप्पणी उपराष्ट्रपति ने की, मुझे लगता है कि वो आपको जो है वो पूरी बाइट राज्यसभा की उसको निकालकर सुनना चाहिए और सोशल मीडिया पे वो बाइट पड़ी भी है। और उपराष्ट्रपति ने यह भी कह दिया शिवराज सिंह के बारे में कि वो अपनी बहनों के ही लाडले नहीं है, वो किसानों के भी जो है वो लाडले साबित होंगे, वो सबके प्रिय है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में राज्यसभा के पटल पे रखा, वो भी जो है वो आपको देखना चाहिए कि उनकी जो टिप्पणी है वो क्या है और सरकार उस दिशा में क्या कदम उठाने की कोशिश कर रही है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? अगर हम इस पे दोबारा जाते हैं तो उसमें आपको कई कहानियां मिलेगी और सबसे बड़ी कहानी ये है, आप देखोगे 2020 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप 2019 में जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी की दोबारा दूसरा टर्म जब शुरू हुआ, तो उसके बाद से ही विपक्ष ने जो है वो एक देश में माहौल तैयार किया और उस माहौल में, उस इकोसिस्टम में कि नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला लेगा, विपक्ष ने उसके उल्टा करना है, उसके उल्टा जाना ही है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए 3 कानून जो है वो पूरे देश भर में लागू किए, समझा नहीं पाए, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन विपक्ष ने उसका फायदा उठाया जिस तरीके से उनका इकोसिस्टम काम करता है। और किसी ने हिम्मत भी नहीं की कि उनको पढ़ना चाहिए या उनमें क्या सुधार होना चाहिए। आप देखिएगा, जब कृषि सुधार जो विधेयक लेके आए तो उसमें होना यह चाहिए था कि जो किसानों को बसों में बिठा के लेके गए, उनके साथ लंच भी किया और उसके बाद में इनको करना चाहिए था कि उसमें जो है वो सुधार कैसे लाया जाए, लेकिन बात पे अड़ गए कि नहीं, ये 3 कानून जो है वो वापस होने चाहिए। और उस वक्त उस पूरे आंदोलन को आप लीड कर रहे उन नेताओं को उठाओ के देखोगे तो राकेश टिकैत और दूसरा है गुरनाम चढ़ूनी। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी और जिन लोगों को लगे कि ऐसा है तो आप राकेश टिकैत का बैकग्राउंड देखिए। मैं उनके पिताजी की बात नहीं कर रहा, आप राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत का उठा के देखिए कि कैसे जो है उनकी स्थिति क्या थी और आज जो है वो उनकी स्थिति कैसे हो गई। तो जब ये लोग ये कहते हैं कि किसान की आय दुगनी नहीं हो रही, किसान को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, हम हर तरीके से जो है वो उस बात को जो है वो समझ सकते हैं कि किसानों के साथ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ।
और अभी से नहीं, पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। लेकिन राकेश टिकैत भी तो किसान है, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि करोड़ों की जो है वो संपत्ति इकट्ठा हो गई? आप इस पे भी तो थोड़ा गौर करिए। लेकिन कई बार होता है ना कि हमें जो है वो एक चश्मा चढ़ा हुआ होता है, हमने उसी चश्मे से जो है वो उसको देखना होता है। तो मुझे लगता है कि कई बार आपको जो है वो अपने आकलन में अपने विवेक और विचार दोनों का भी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद में आपने देखा, 1 साल ये पूरा आंदोलन चला और 1 साल इस आंदोलन में जो-जो चीज़ें देखी, वो पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए मैं अगर आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा तो आप ये सोचोगे कि मैं जो है वो आपको उबा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तीनों कानून जो है वो माफ़ी माँगकर वापस ले लिए। तो एक माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डर गए। और आप सोच के देखिए, एक ऐसे नेता को आप ये सोचते हो कि नरेंद्र मोदी डर गए, तो आपकी राजनीतिक समझ जो है वो फिर आपकी सही नहीं है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत हो जाती है। और वो क्यों दुरुस्त करने की हो जाती है कि जो व्यक्ति 2001 से जब से वो सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू हुआ है, वो मुख्यमंत्री बना, उसने कुर्सी जो है अपनी मर्जी से छोड़ी है। उस कुर्सी पर बैठते हुए, उस मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए आज तक कोई पार्टी उनको हरा नहीं पाई। फिर उसके बाद में जब से वो प्रधानमंत्री पद पे आए हैं, उसके बाद से भी आपने देखा कि जिस तरीके से सारे तरीके से साम दाम दंड भेद जो है वो उनके खिलाफ अपनाया गया, लेकिन अभी तक उनकी कुर्सी हिली नहीं है। तो आप उस व्यक्ति को राजनीति कैसे सिखा सकते हो जो पूरे देश को राजनीति सिखा रहा है? तो यहां पे जो है वो हम थोड़ा सा आकलन में भूल कर बैठते हैं। मामला क्यों था? क्योंकि मामला थोड़ा सा जो है वो संवेदनशील हो जाता है। अब उसमें कौन कौन सी ताकतें थी वो भी आप सभी ने देखा, इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि नोएडा में जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा था, जिसके बाद में ये सारा मामला उठा, वो प्रोटेस्ट एक्चुअल में जो है वो उस अलग तरीके का प्रोटेस्ट था, जिसमें किसानों की जो भूमि अधिग्रहण की गई थी सरकार के द्वारा, उसके लिए सही मुआवजे की मांग को लेके और कुछ उनकी जो है वो चल रहा था, उसको लेके वो आंदोलन था। लेकिन कहते हैं ना कि इन लोगों को लगा कि अब जो है वो कि इसमें कूदेंगे और फिर जो है वो एक माहौल तैयार हो जाएगा। तो गुरनाम चढ़ावनी को लगा कि किसान आंदोलन से वो किसानों के मसीहा बन गए। चुनाव में उन्होंने हाथ आजमाया, अपनी किस्मत आजमा के देखी, 1170 वोट मिले। और राकेश टिकैत जो लगातार सरकार को धमका रहे थे, अब वो जो है वो भागते हुए नजर आते हैं। और फुटेज आपने देखे कि राकेश टिकैत किस तरीके से भागा। तो राकेश टिकैत भूल जाता है कि अब जो है वो समय बदला है और पूरी कमान जो है वो योगी के हाथों में है। लेकिन ये भी हमारा जो है वो इस वीडियो का विषय नहीं है। हमारा विषय है कि आखिर इन लोगों को कर्नाटका में जो किसानों की जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, इनको वो दिखाई नहीं देता कि किसानों के साथ गलत हो रहा है? तो क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के ही किसान है कि नहीं? इस देश में तो जो है वो जाट किसान है, या तो फिर सिख जो है वो किसान है जो पंजाब से आते हैं। इसके अलावा इस देश में कोई किसान ही नहीं है, क्योंकि उनका मुद्दा हमें उठाना ही नहीं है। या फिर जो है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ही किसान है, बाकी किसी देश के हिस्से में किसान रहते ही नहीं है। और अगर ऐसा है कि दूसरे हिस्से में भी किसान रहते हैं, तो फिर ये लोग क्यों नहीं जाते महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करने के लिए? ये लोग क्यों नहीं जाते? अभी आपको देखिए, ताजा मुद्दा चल रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका में हजारों किसान जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनकी जो खेत है उसके ऊपर दावा कर दिया है। तो एक तरफ जहां राकेश टिकैत जैसे लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है वो इनके खेतों को इनको खेतों पे कब्जा कर लेगी, अडानी को बेच देगी, तमाम तरह की बातें करते हैं, तो फिर ये बात जो है वो कर्नाटका में लागू क्यों नहीं होती है? तब इनकी जो मंशा है उस पे हमें सोच विचार करने की जरूरत पड़ जाती है। अब जब हम जगदीप धनखड़ के उस पे आ जाते हैं, तो जगदीप धनखड़ ने जो वाकया उठाया, आपने उसमें देखा, मैंने जिक्र भी किया था कि जगदीप धनखड़ ने डल्लेवाल का नाम लेकर स्पेशली जो है वो उनके साथ हुई कोई बातचीत या उनका एक वाकया रखा। क्यों रखा? क्योंकि किसान आंदोलन दो भागों में बटा था, एक राजनीतिक और दूसरा अराजनीतिक। राजनीतिक ये चाहता था कि वो राजनीति में आए, चुनाव लड़े, और अराजनीतिक ये चाहता था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति से बाहर रख के जो है वो अपने मसले पे अपनी मांगों को रखेंगे। अब इसका मतलब ये था, ये बड़ा इशारा था, आप अगर उसको समझोगे, कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जगदीप धनखड़ जो है वो उस प्रोग्राम में पहुंचे थे। फिर उसके बाद लोटे भी साथ हैं। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है।
और फिर उसके बाद में तो ये एक जो है वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि किसानों को लेकर जो जो रास्ते बंद हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि किसान जो है वो बातचीत को तैयार नहीं है, वो अपनी मांगों पर अड़े हैं। सरकार जो है वो सभी मांगे मांगने पर तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ मांगों पर लगता है कि ये फैसला जो है वो गलत जा सकता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, और इसमें कई तरीके के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं लोन माफी की, तो एक किसान जो है वो गरीब है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए किसी बच्ची की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए लेता है। एक दूसरा जो है वो फॉर्च्यूनर खरीदता है और उसके लिए 35 लाख 40 लाख रुपए जो है वो जमीन के ऊपर लोन उठा लेता है। आप किसका लोन माफ करोगे? और क्या गारंटी है कि लोन माफ करने के बाद ये लोग जो है वो वापस लोन नहीं लेंगे? तो कुछ मुद्दे हैं जिनमें सरकार को जो है वो सोचना चाहिए, और कुछ चीजों में मुझे लगता है कि किसानों को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में यह होना चाहिए कि आप जो है वो वार्तालाप के रास्ते से आगे बढ़े। और जब हम इस वार्तालाप की बात करते हैं तो आपके सामने फैक्ट्स मैं देता हूं आपको। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा की एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी है, मेरा आप वो वीडियो उठा के देखिए, उसमें मैंने नाम लेके उसमें कोट करके पूरी जो है वो क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की थी। उनसे मुलाकात होती है और फिर उसके बाद में जो है 16 तारीख की, मैं अक्टूबर की बात करता हूं, फिर 24 अक्टूबर को क्या घटनाक्रम होता है, फिर 30 अक्टूबर को दीपेंद्र हुड्डा जो है वो सेम पित्रोदा से मिलने जाते हैं, फिर 6 नवंबर को किसान नेताओं के द्वारा जो है वो एक अलग घोषणा की जाती है दिल्ली जाने के लिए, और वो दिसंबर तक आते आते पूरा एक माहौल बन जाता है देश भर में। और फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब किसानों ने चंडीगढ़ का घेराव किया था, मैं वापस से उस बात का जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें किसानों ने 13 मांगे रखी थी, जिसमें से सरकार जो है वो 10 मांगों पर राजी हो गई थी। और उसकी जो है वो लीड कर रहे थे तत्कालीन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, और उनके साथ में थे पीयूष गोयल। लेकिन उसके बाद में वापस से वो प्रोफेशनल आंदोलनकारी जो है वो इन लोगों से मुलाकात करता है, और फिर ये जो वार्तालाप के जो रास्ता था ये डिरेल हो जाता है, पटरी से उतर जाता है, और फिर जस की स्थिति जो है वो जस की तस बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि 5 से 6 महीने पहले से जिस तरीके से ट्रैक्टर और गाड़ियां तैयार की गई थी दिल्ली को घेरने के लिए, 26 जनवरी दोहराने के लिए, जिस तरीके से आपको फुटेज देखने को भी मिले होंगे, तो अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर हरियाणा में आगामी जो चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में किस तरीके से खड़ा किया जाता। तो ये एक पूरा जो है वो देश भर में इन लोगों के द्वारा अराजकता का एक माहौल बनाया गया, और उस अराजकता के माहौल में कुछ ऐसी चीजें थी जो किसानों का भला होता, वो चीजें भी जो है वो डिरेल हो गई, पटरी से नीचे उतर गई। तो जगदीप धनखड़ जो है वो उस बात से इशारा कर रहे थे कि किसी भी तरीके से सरकार और जो किसान अभी सड़कों पर बैठे हैं, पंजाब के हो चाहे हरियाणा के हो चाहे कहीं के भी हो, उन किसानों के बीच में जो है वो वापस से जो है वो वार्ता शुरू हो, और एक नई जगह पे जाकर जो है वो इसका समाधान निकले, क्योंकि बिना बातचीत के समाधान नहीं निकलता। इसलिए जिस तरीके से जो जगदीप धनखड़ ने अपना रूप दिखाया था, और आपने देखा होगा उस वीडियो को जैसे ही जगदीप धनखड़ ने स्पीच दिया, और जो दलाल मीडिया है उसको लगा, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जो है वो मुंह की खा के आए थे, होश नहीं था कि वो क्या करें, रोएं या हंसें या जो है वो वीडियो बनाए, तो एक मौके की तलाश में रहते थे कि अब जो है वो मोदी को घेरेंगे, अब मोदी को घेरेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जो है वो मैंडेट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो इनकी दुकानें बंद कर दी। फिर उसके बाद में ये महाराष्ट्र में, क्योंकि फिर महाराष्ट्र में ये कहते थे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा लैंडस्लाइड देखा गया, और एक बार फिर जो है वो पूरी मीडिया लॉबी जो दलाल पत्रकारिता वाले हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। तो फिर उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकार बनने में देरी हो रही है, तो इसका मतलब बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और उस वक्त भी मैंने, आप ये वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो कहा था कि आप जो है वो चिल करें, कुछ नहीं होने वाला है, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देखिए उतना आसानी से जो है वो मुख्यमंत्री भी बन गया, तो इनको फिर मुंह की खानी पड़ी। और ये जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं आप देखोगे, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। सत्य हिंदी वाले जो है वो लगातार, आशुतोष को तो आप जानते ही वो कितना मोदी के खिलाफ है, और अभी वो जो है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने की कोशिश में भी है। और मुन्ना भाई एमबीबीएस जब मैं कहता हूं, मैं इस पे पूरा वीडियो भी बनाऊंगा आपको। उसने क्या है कि जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना स्टार्ट किया, और केमिकल लोचा चल रहा है, उसको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, इंडिया में महात्मा गांधी भी नहीं हुए। और आप चाहें तो उसके ट्विटर हैंडल पे जाके आप उसका जो है वो प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, साफ तौर से लिखा हुआ भी मिलेगा।
और सत्य हिंदी की हालत ये हो गई कि 30 लाख से ऊपर सब्सक्राइब होने के बावजूद 30-30 40-40 हजार व्यूज से ज़्यादा नहीं आ रहे। और कल उन्होंने जो है वो अब थोड़ा सा चैनल को चेंज करने की कोशिश की, अवधेश प्रसाद को बुला लिया और अवधेश प्रसाद ने फिर जो है वो उनकी दुकान बंद कर दी। तो ये वो लोग हैं जो अब तक चिल्ला रहे थे, लेकिन अब इनको लगा कि जगदीप धनखड़ ने जब सरकार के ऊपर सवाल उठा दिए तो मतलब अब जो है वो मोदी की गर्दन पकड़ सकते हैं। आप जगदीप धनखड़ को नहीं जानते, आपको लगता है कि वो जाट समुदाय से आते हैं और सारे इधर के जो जाट है वो किसान है, वो आपका जो है वो आकलन गलत है। ये एक मैसेज था उन जाट ने जो किसान नेता है, सॉरी जाट नेता नहीं बोलूंगा, उन किसान नेताओं के लिए कि सरकार से अगर आप बातचीत करना चाहते हो, वार्तालाप, तो आपके रास्ते खुले हुए हैं। जगदीप धनखड़ जो है वो आपके साथ है। और फिर ठीक उसी तरीके से आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने कृषि मंत्री से जो है वो जवाब मांगा और उन्होंने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप किसानों की समस्याओं को जो है वो समाधान निकालोगे। और फिर उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि मैं जो है वो इसके लिए पूरा प्रयासरत हूं, जितना हो सके मैं किसानों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द ये जो है वो होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि राजनीति को समझना कितना जो है वो मुश्किल है और कितना जो है वो आसान है। बस आपको अपना जो नजरिया है उसको देखना है। तो उन लोगों से भी मैं स्पेशली कहूंगा जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, आप जो है वो क्रिटिसाइज करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम वेट करें। क्योंकि जिस तरीके से मेरी एक आदत है, जब मैं मुद्दे की बात करता हूं तो उस दिन मैं वीडियो बनाने के बजाय मैं अगले दिन उस पर बात करना जो है वो थोड़ा जिसको कहें कि मुझे अच्छा लगता है या मैं समझता हूं कि एक दिन बाद में करनी चाहिए, ताकि उसकी एक तो जो है वो पूरी खबर आपके पास आ जाती है और पूरा आकलन आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाती है। क्रिया और प्रतिक्रिया ये भी एक नियम होता है, उससे भी आपको अंदाजा लगता है कि क्या प्रतिक्रिया हो रही है और उसके बाद में उसका जो है वो प्रभाव क्या है। तो जल्दबाजी में मुझे लगता है कि कोई भी स्टेप लेनी नहीं चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।